नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज मेरे साथ मौजूद हैं बलराम कौशिक, बीजेपी नेता। बलराम कौशिक भी जो है गोहाना से बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। प्रबल दावेदारों में इनका नाम भी है। बलराम जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पंजाब केसरी के आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। कहना तो ये है कि दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का एक हक है और उसको चुनाव मैदान में उतारना ना उतारना पार्टी संगठन का निर्णय होता है। अब वो पार्टी देखेगी किसको उतारना है किसको नहीं उतारना। दावेदारी करना हर कार्यकर्ता कर सकता है। हर कार्यकर्ता अपना जाके के भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो किसी सत्र का कार्यकर्ता है, बूथ सत्र का बूथ का अध्यक्ष है, मंडल का अध्यक्ष है, जिले का अध्यक्ष है, हर एक का दायित्व बनता है। हर एक कार्यकर्ता अपने लिए टिकट मांग सकता है। तो अभी आपके पास बीजेपी का जो है जिले का जो है कोषाध्यक्ष का पद है। हाँ और इसके अलावा आप लंबे समय से जो है आरएसएस के भी जुड़े हुए हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना, कब से क्या मैं क्या? दरअसल क्या था कि मैंने 1992 में गोहाना कॉलेज से एबीवीपी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। तो मैं सचिव रहा हूँ गोहाना कॉलेज का 1992 में। और मैं जब से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आईटीसी मैंने की हुई है और जब से बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हूँ मैं। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में तब से हम काम कर रहे हैं। मैंने गोहाना मंडल का महामंत्री भी रहा हूँ, गोहाना मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिले का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जिले के कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी भी है। जो पार्टी जो दायित्व देती है हम उसका मन से काम करते हैं। हमारा काम करना हमारा फर्ज बनता है। संगठन जो जिम्मेवारी दे वो काम करे। तो अभी भी टिकट की मजबूत दावेदारी पेश की है आपने? हाँ बिल्कुल, दावेदारी पेश की है। हमारा हक बनता है भाई, जब हम बैठे हैं गोहाना के अंदर काम कर रहे हैं तो कार्यकर्ता का हक बनता है। कार्यकर्ता अपना उसके लिए जी जान से लड़ता भी है और पार्टी संगठन को जाकर के अपना रिज्यूम देता है। लेकिन आखिरी निर्णय फिर मैंने बताया आपको, आखिरी निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करता है। माननीय प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल जी, सीएम साहब, अपने नायब सैनी जी, मनोहर लाल जी, हमारे नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी, सब निर्णय उनके होते हैं। हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है, वो करेगी। पहले प्रदेश चुनाव समिति करती है। वो हर कार्यकर्ता से पहले उसका बायोडाटा मांगती है, क्या बायोडाटा अपने प्रदेश कार्यालय में जमा कराइए। उसके बाद उन पर निर्णय होते हैं। उन निर्णय के अंदर कई बार जातिगत संगठन को देखना पड़ता है उनको, कई क्षेत्र का हिसाब देखना पड़ता है, कई कार्यकर्ता की। क्योंकि हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष ने एक बार कहा था, अभी पिछले हफ्ते की आपने बाइट देखी होगी, कि टिकाऊ और जिताऊ, जिसके अंदर दो क्वालिटी होगी वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। तो इससे गोहाना एक हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा में नाम आया अरविंद शर्मा का। फिर अभी 2 दिन पहले पहलवान योगेश्वर दत्त भी मिल के आए हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, विरोध भी देखने को मिल रहा है। अरविंद शर्मा का विरोध देखने को मिला है यहाँ पे कार्यकर्ताओं द्वारा। तो बाहरी के भी नारे लग रहे हैं कि बाहरी किसी भी कीमत पर जो है सहन नहीं होगा बाहरी कार्यकर्ता। तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? देखो मैं बताऊं, हॉट सीट का तो ये है कि केंद्रीय संगठन जो निर्णय देता है वह किस कार्यकर्ता को कहाँ से चुनाव लड़ना है। मकसद होता है सरकार लेके आना, और किस कार्यकर्ता कहाँ किस सीट पे फिट बैठता है वो उसके अनुसार उसको भेजते हैं। लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो भी अपना हक मांगते हैं। उनका हक बनता है, वो मांगते हैं भी भारी प्रत्याशी ना उतारा जाए। कारण उसमें एक चीज आती है छोटी सी। लेकिन लेकिन जिस तरह से विरोध देखने को मिला, वो कितना जायज मान? मैं वही तो बताऊंगा ना आपको, वो विरोध जायज है, एक हद तक जायज है। जायज क्यों है? अगर सपोज करो हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम इतने कार्यकर्ता हैं, 30 कार्यकर्ता 40 कार्यकर्ता गोहाना से टिकट मांग रहे हैं। सपोज करो भारी कार्यकर्ता यहाँ उतरता है तो प्रश्न चिन्ह लगता है गोहाना के कार्यकर्ता हमारे कार्यकुशलता के ऊपर, कि भी गोहाना में कैपेबल नहीं है। भाई यहाँ अगर आपको बैकवर्ड को देनी है, ब्राह्मण को देनी है, जाट को देनी है, पंजाबी को देनी है, बढ़िया हर तरह का कार्यकर्ता हमारे पास है और वो मन से काम कर रहा है। भाई उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है उसकी कार्य क्षमता के ऊपर, कि भाई ऐसा क्या कारण है कि गोहाना में 2014 में यहाँ पे उन्होंने बाहर से प्रत्याशी उतार दिया, 2019 में चलो हमारा बीच का कार्यकर्ता उतार दिया, उसमें कोई इतराज नहीं था। लेकिन किसी परिस्थिति के कारण वो हार गया। कारण था कि धरातल पर उनका काम नहीं था। और 2024 आया, जैसे 2024 में हम ये चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे कैपेबल हैं, हर तरह के कार्यकर्ता हैं, 30 से 40 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। तो हमारी जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि अभी गोहाना का कार्यकर्ता क्या चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए बाहर से ला करके उतारना पड़ रहा है। हाँ लड़िए, बड़े नेता हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। अगर वो आएंगे तो हम स्वागत भी करना पड़ेगा। हम तो साथ बैठे हैं भाई, हमारा एक ही निर्णय है कि भाई चलो पहले अपना विरोध जताएंगे, अपना हक मांगेंगे। जैसे बच्चा अपनी माँ के सामने जिद करता है,
वो उस चीज़ से मांगता है कि माँ मेरा हक है, मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो। लेकिन उसको माँ समझाती है, बेटा नहीं, ये चीज़ आज तुझे नहीं मिलेगी, समय आने पर तुझे मिल जाएगी। तो वो संतोष भी करना पड़ता है, समय का इंतजार भी करना पड़ता है। कोई परिस्थिति सरकार की, पार्टी की भी रह सकती है कि किसी किन्हीं परिस्थिति में, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कैपेबल नहीं है, कैपेबल है, हर तरीके से कैपेबल, हर जाति का, हर समुदाय का हमारे पास कार्यकर्ता है। हमने एक ही बात रखी है कि आप हमारे, हम गए थे माननीय प्रदेशाध्यक्ष से मिले थे, हमने लिखित में भी दिया है कि आप गोहाना के किसी भी कार्यकर्ता को, सभी सामूहिक रूप से गए थे हम, हमारे गोहाना के चेयरमैन भी थे, हम भी थे, सब सामूहिक रूप से गए। और हमने अपनी बात रखी कि इनमें से किसी भी कार्यकर्ता के आप विश्वास जता सकते हैं, हम उसको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। पार्टी की हवा है भारतीय जनता पार्टी की, लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बिना खर्ची, बिना पर्ची ये काम कर रही है, नौकरी दे रही है। और नायब सैनी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मनोहर लाल जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई हरियाणा में सपने में नहीं सोच सकता था। माननीय मोदी जी ने ऐसे काम किए, यहाँ एक विकास की बयार बह चुकी है, ऐसे ऐसे हाईवेज निकले हुए हैं। रेलवे का काम जो कांग्रेस के टाइम में अटके पड़े थे, वो कांग्रेस, ये सोनीपत गोहाना जी के कार्य यहाँ से हो रही है। स्टेशन के इतने अच्छे काम चल रहे हैं कि एक एक स्टेशन के ऊपर 25-25 करोड़ रुपया लग रहा है। यहाँ पे हाईटेक स्टेशन बन रहे हैं, तो काम बहुत ज़्यादा किए हैं। तो यहाँ कैपेबल है लड़ने के लिए। हमने अपना विरोध जता दिया, प्रदेशाध्यक्ष जी ने विश्वास जता दिया, सीएम साहब ने हमें बिल्कुल आराम से समझा के ये बात कही, आप चिंता ना करिए, जो पार्टी संगठन निर्णय लेगा बहुत अच्छा निर्णय लेगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी की लहर है, जी जी लेकिन दूसरी पार्टी के नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं। जी। सीएम सैनी का अभी तक तय नहीं हुआ कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, 2-3 जगह से अभी फाइनल तक नहीं हो पाया। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। संजय भाटिया का भी बयान है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे इतनी बार। तो दूसरे जो नेता हैं, दूसरे पार्टी के नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि इनकी पार्टी के जो नेता, शीर्ष नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो पार्टी से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी हवा नहीं दूसरी पार्टी की, यानी कांग्रेस की या किसी और पार्टी की हवा। अरे जिंदल जी, आप यही तो मार खा गए ना। आपने ये चीज देखी, वो कांग्रेस वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि मना क्यों लेकिन कर- मैंने कांग्रेस के अलावा और दूसरी पार्टी का, नहीं, कांग्रेस का अकेले कांग्रेस का नहीं। मैं दूसरी पार्टी बता रहा हूँ आपको। मैं तब मानूंगा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा या उदय भानजी हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष की तरह अनाउंस करे, संजय भाटिया जी की तरह अनाउंस करे। संजय भाटिया जी इतना बड़ा कद है, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और वो सांसद रहे हैं, और उन्होंने एकदम से घोषणा कर दी। क्या उनकी टिकट कट सकती है? नहीं कट सकती। संगठन लड़ना चाहते हैं, लड़ा सकता है, लेकिन वो खुद निर्णय करना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मैंने आपको बताया, एक तरफ हम टिकट मांग रहे हैं ना, हम कार्यकर्ता मांग रहे हैं, और हमारे सांसद, पूर्व सांसद और हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने खुद एक उदाहरण पेश किया ये तो, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है। 90 सीट किसकी हैं? माननीय मोहन लाल जी की हैं। 90 सीटें किसकी हैं? हमारे सीएम साहब की हैं। 90 सीटें किसकी हैं? माननीय नड्डा जी की हैं। तो 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ना और एक प्रदेशाध्यक्ष का खुद त्याग करना, त्याग की भावना बहुत बड़ी होती है। दूसरी पार्टी वाले कह के दिखाओ ना कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, इनेलो से कह के दिखाएं, इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष कह के दिखाएं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जैसे अनाउंस किया है, इसी तरह जजपा के प्रदेशाध्यक्ष कह के दिखाएं, या कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कह के दिखाएं। कांग्रेस तो है ही नहीं, देखो कांग्रेस रात्र पे कहीं नहीं है। आप ये मानते ना, कांग्रेस कांग्रेस तो नहीं है, ये तो बाबू बेटा की पार्टी है। अभी आपने देखा होगा, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया, कहाँ जाके? जम्मू कश्मीर में। और किस आधार पे किया? भारत के दो टुकड़े विभाजनकारी नीति को देखते हुए कि हम 370 और 35 को दोबारा से लागू करेंगे। अरे एक देश, दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान कैसे चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था वो चीज, वो देश को विभाजन करने के लिए। मैं तो कहता भूपेंद्र हुड्डा जी को तो कांग्रेस ही छोड़ देनी चाहिए, इस बात को सोचते हुए थे। अगर वो असली देशभक्त हैं, दीपेंद्र जी असली देशभक्त हैं, हुड्डा साहब का तो एक ही काम है कि सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र को एस्टेब्लिश करना। अब उन्होंने कभी बात चलाई कि भाई हम डिप्टी सीएम फला बनाएंगे, डिप्टी सीएम इस जाति का बनाएंगे। अरे हमने तो बैकवर्ड बना दिया ना, सीएम ही बना दिया हमने तो, है। हमारे सेंटर की सरकार में पिछड़ा वर्ग से 3 मंत्रियां भी हरियाणा से, माननीय मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत जी और कृष्णपाल गुर्जर जी। हमारे देश के पीएम बैकवर्ड समाज से आते हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से आते हैं, हमारे 3 में से 2 केंद्रीय मंत्री बैकवर्ड समाज से आते हैं। हमने इतना किया, वो करके दिखाओ ना। उन तंवर जी बने प्रदेशाध्यक्ष, उन्हें संगठन नहीं बनाने दिया कभी। शैलजा जी प्रदेशाध्यक्ष बनी, कभी संगठन खड़ा नहीं होने दिया। उदय भान जी प्रदेशाध्यक्ष बने, आज तक संगठन नहीं खड़ा होने दिया। क्या करेंगे? उनकी पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है। वो तो एक पैर पीट रहे हैं सिर्फ दीपेंद्र जी को एस्टैब्लिश करने के लिए। अभी उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, 1600 करोड़ की संपत्ति, मात्र 100 करोड़ में खरीदना। कितना बड़ा घोटाला किया उन्होंने।
और लोगों को डर भय बैठा कर कहते हैं मैं किसान हितैषी हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पुराना मामला, आपका तो कोई मामला ही नहीं है। पुराना मामला, ये बताओ, चोर चोरी करके जब कोर्ट में केस चलता है 10 साल के बाद वो डिसाइड होता है, 5 साल डिसाइड करता है मैंने 10 साल पहले चोरी की थी, अरे चोर तो चोर है ना, चोर तो चोर है, उसकी सरकार ही 10 साल से नहीं है, मामला तो पुराना है ही, मानते हो इस चीज को। ऐसी किसानों के 15-15 रुपए के, 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के चेक बांटते थे और वो किसान हितैषी कहते अपने आपको। चलिए गोहाना की मुद्दे की बात करें तो जी। 10 साल से सरकार आपकी जी। गोहाना के लिए क्या विकास कार्य किए, क्या वादे किए हैं? देखो मैं बताऊं गोहाना क्या आप करें। गोहाना के अंदर आपने देखा होगा कि हर 50 मीटर के ऊपर एक कूड़े का ढेर होता था, गलियों के अंदर मच्छर, नालियां गहरी गहरी होती थी। आपने महम रोड पे देखा होगा पशु गिर जाते थे, जेसीबी से निकलवाने पड़ते थे। आज महम रोड की सुंदरता कितनी साफ है। आज जो आप देखते हैं कि पुरानी हमारी काट मंडी, कितने गहरे गहरे नाले होते थे, कितनी साफ सफाई, कितनी व्यवस्था, इतने लेकिन ये पार्क काम, बने हुए। लेकिन जो आपने काम गिनवाए तो नगर परिषद का काम है। नगर परिषद के पास ग्रांट कहाँ से आती है? नगर परिषद चेयरमैन किस पार्टी से है? नहीं, अब ये बताएं ना, विधायक के जो काम होते हैं, जिस तरह मैं से विधायक के देखिए दो बड़ी समस्याएं भी गोहाना सामने आई थी। जी, जो जी, जी, जी। जिला बनाने की बात सामने आई थी जब सत्ता में बीजेपी आई, वेस्टर्न बाईपास की बात सामने आई थी, क्या उनमें से कोई काम पूरा किया? हमारी पार्टी, हमारी सरकार कभी किसानों का शोषण नहीं करती। वेस्टर्न बाईपास के लिए जो घोषणा की थी उसके लिए सरकार ने बिल्कुल लागू कर दिया। किसानों से लिखित में मांगा था कि आप अपनी जमीन के लिए मुआवजा बताइए और आपको ये निकाल के दे, क्योंकि जबरदस्ती हम नहीं छीनते। लेकिन 9-10 साल तो हो गए सरकार को। नहीं, 10 साल में वही बता रहा हूँ आपको मैं। उसके लिए जमीन मांगी गई, जमीन का उन्होंने रेट हद से ज्यादा, एक आदमी जो एक्चुअल रेट होता है ना, जैसे मैंने मांग लिया 1 करोड़, अगला मांग रहा है 5 करोड़, कहीं तो डिसाइड इनको ना भाई 2 करोड़ के हिसाब से, 3 करोड़ के हिसाब से। एक नियम है, जब तक आप नेशनल हाईवे के, रेलवे के लिए, इन चीजों के लिए आप जमीन एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेट जो अपने लेवल पे अपना काम कराती है उसके लिए एक कांग्रेस ने नीति बनाई थी कि जमीन अधिग्रहण की नीति है। भूत अधिग्रहण नीति के तहत जबरदस्ती आप किसानों की जमीन नहीं ले सकते। अगर वो हाईवेज में होता तो सरकार निकाल देती, वो एक स्टेट लेवल का काम था। उसके लिए मुआवजा राशि अलग अलग मांगी गई, जिससे उनको समझाया बुझाया गया। वो चीज प्रक्रिया में है और वो कुछ हद तक लाइन में आ भी गए थे। उसी तरह जिले वाली बात थी, जिले की कमेटी बन चुकी थी। अभी विचार था कि कहीं ना कहीं गोहाना के अंदर अगर ये आचार संहिता नहीं लगती, जैसे नायब जी ने घोषणा की थी कि 90 की 90 विधानसभा में मैं जाके और उनके जो भी कार्य है वो करूंगा और रैली करूंगा, लेकिन उनकी रैलियां होने से पहले ही अचानक माननीय चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी। जिला बनाएगी बीजेपी की कलम से, जिला बनेगा गोहाना, जिला बनेगा। मैं डेफिनेट कहता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, बिल्कुल बनेगा, बीजेपी कलम से बनेगा। अभी सरकार जो आएगी गोहाना जिला बनेगा और वेस्टर्न बाईपास भी निकलेगा। इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है गोहाना। आपने देखा होगा, आप कहते काम सोनीपत गोहाना जींद नेशनल हाईवे बनाया, आप जींद गोहाना से जींद तक ग्रीन रोड तैयार हो गया है बनकर तकरीबन। जम्मू कटरा हाईवे गोहाना बड़ौदा विधानसभा को कितना टच करता है, कितने जबरदस्त हाईवे निकले हुए हैं। यहाँ पर तरक्की नहीं कहाँ हो गया, आपने देखा होगा बड़वासनी से लेकर सोनीपत से आप गोहाना तक आते हैं, कितनी इंडस्ट्री आ गई। आपने मुडलाला गांव के अंदर क्या अडानी जी का कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है 150-200 एकड़ में, उसके आसपास इंडस्ट्री की इतनी श्रृंखला आ गई है बहुत ज्यादा। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया है। तो काम करेंगे तो काम के हिसाब से आपको उसका टाइम लगता है दिखाने में। आपको 9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर वो काम दिखाई दिए जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं। कांग्रेस पार्टी ने शोषण किया था। आप कहते हो भाई गोहाना के लिए रोहतक से जब आप एक हाईवे निकाला था हुड्डा साहब ने, रोहतक से पानीपत तक, रोहतक से जब गोहाना तक आएंगे तो हर गांव का बाईपास निकाल दिया, गांव को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन यहां से जब आप निकलते हैं, गोहाना से निकलते ही सिर 60 गांव वाले धरने के ऊपर बैठे रहे कि कट दे दो हमारे को, कट नहीं दिया गया। आप चिडाना गांव के अंदर देखो किसान धरने के बैठे रहे रोड के ऊपर, नहीं दिया गया। इसराना को खत्म कर दिया। इसराना शहर था, डेवलप होने वाला शहर था, उसको खत्म करके पुल निकाल दिया बीचों बीच, वो ऐसा ओवरब्रिज निकाल दिया, जबकि वहां बाईपास निकल सकता था ना, इसराना बच सकता था ना। उनकी दमनकारी नीति ये गोहाना को बर्बाद किए हुए है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी गोहाना को विकास के ऐसे टॉप पे ले जा रही है। आप गोहाना में जहां भी घूमते आपको एहसास होता होगा हाँ गोहाना में है। सुंदरता के नाम पे गोहाना हरियाणा के अंदर नंबर 1 आ रहा लगातार। तो बलराम कौशिक का कहना है कि टिकट मांगना जो है सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है, और वो भी टिकट मांग रहे हैं। देना नहीं देना जो इनके आला अधिकारी हैं, आला जो नेता हैं, उनका काम है, वो
किस पैनल पर बैठते हैं, फिट बैठते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। जल्द ही जो है टिकटॉक का भी हो सकता है घोषणा कर दी जाए। और इस दौरान जो है इन्होंने जो है विपक्षी नेताओं पर भी कई सवाल जो है खड़े किए हैं। अब इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।